हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग बिहार एससीईआरटी की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें से क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक की बुक को हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं हम लोग कक्षा 12 की बुक को। कक्षा 12 की बुक में जितनी सारी रचनाएँ इम्पोर्टेंट थी, जितने सारे पाठ अध्याय कह सकते हैं इम्पोर्टेंट थे, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। ये जो क्लास है सबसे लास्ट क्लास है कक्षा 12 के लिए। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं उसका क्लास लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस बुक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, तो इससे जो प्रश्न बनने वाले हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं। तो आप लोग उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि जब हम वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वो वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि उसमें से ज़रूर प्रश्न पुटअप किए जाएंगे, इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नामवर सिंह। इसके पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग उसने कहा था पढ़ चुके हैं, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, कहानी है। और उसके बाद से पढ़े हैं हम लोग संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का है। और उसके बाद पढ़े हैं अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर पढ़े हैं हम लोग रोज कहानी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। और पढ़े हैं जूठन, जो आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इतनी सारी रचनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज लास्ट है, पढ़ रहे हैं हम लोग नामवर सिंह का। तो आइए देखते हैं नामवर सिंह के बारे में। नामवर सिंह का जो पढ़ेंगे वो है प्रगीत और समाज। उनकी रचना है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। ठीक, इसको पढ़ेंगे। नामवर सिंह बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक भी हैं। इनकी एक आलोचनात्मक कृति है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, साहित्य अकादमी, आगे नहीं चलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, इनको मिला है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। पहले जानते हैं नामवर सिंह के बारे में। नामवर सिंह जन्म स्थान है 28 जुलाई 1927। जन्म है 28 जुलाई 1927 और जन्म स्थान है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक, माता का नाम है वागेश्वरी देवी और पिता का नाम है नागर सिंह, जो कि एक शिक्षक थे। वागेश्वरी का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। वागेश्वरी यानी सरस्वती। ठीक, सरस्वती। प्राथमिक शिक्षा उनकी आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में, हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस, इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस, बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः 1949 और 1951 में। पीएचडी बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर इन्होंने 1956 में किया था पीएचडी। ठीक, पीएचडी किस पर किए थे ये, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। वृत्ति है इनकी 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता, 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, 1960-65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन, जनयुग साप्ताहिक, दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना व त्रैमासिक का संपादन, 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक, 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति। 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्ति, पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति। एक बार नियुक्ति से हटे
फिर दोबारा नियुक्ति की। 1993 से 96 तक राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष, संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। सम्मान कृतियाँ हैं इनकी। 1971 में कविता के नए प्रतिमान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। बलकम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है, बलकम खुद निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचना, कहना न होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें। यहाँ पर एक चीज़ और हमको याद आ गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ है कविता के नए प्रतिमान, एक और रचना है नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। अगर पूछे कि ये रचना किसकी है तो ध्यान रखिएगा, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा की, लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। स्वतंत्रता के बाद की उत्तर सदी में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और उभार आया, जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समयबोध और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्य विकृतियों के रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। साहित्यिक कृतियाँ, संरचनाएं और प्रवृत्तियाँ गणित के फार्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती। उनमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में आभ्यंतरीकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल या संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। संभवतः आलोचक में सामान्य, प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। नामवर सिंह में ये खूबियाँ बदस्तूर हैं। आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए और साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी। कहना न होगा कि नामवर सिंह ने ये विशेषताएं अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही हैं। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। कौन? नामवर सिंह। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, याद रखिएगा। द्विवेदी जी स्वयं रविन्द्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते हैं। ठीक, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, प्रथम परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण सर्जनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए
प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करती है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतरसंगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराइयों के साथ साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। ये देखिए, इनके बारे में हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामवर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है। सहज ढलान है उनके लेखन में। सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। ये मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं। संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लूसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा और विट्ट है। कौन कहते हैं? हरिशंकर परसाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रगीत और समाज की तरफ। कविता और समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती हैं। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्य और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं, न उनमें उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सूरसागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसीलिए थी कि कलाकाल की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स का भी चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन के अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इसीलिए जो ही प्रसाद जी की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण बहुत ही मोस्ट रचना है, कविता है इनकी, याद रखिएगा। और पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान का व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसे वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अंतर्वत्ता सीमित थी। इसीलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से मिली। इनको प्रेरणा किससे मिली है? मुक्तिबोध के काव्य से मिली है। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। किसी किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत
भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, तीव्रतम रूप में। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एक आलाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी, जैसे सहर्ष स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ। निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर्जगत इस मात्रा में भुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रियता उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त कर होता है। मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबिक वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सानेट और गीत भी लिखे हैं। सानेट किसने लिखा है, सानेट की बात आती है तो याद रखिएगा मुक्तिबोध। ठीक, कहने के लिए तो एक प्रगीत हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य में मिलते हैं, सानेट त्रिलोचन मिलते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ। त्रिलोचन की रचना है, देखिएगा यहाँ पे, उस जनपद का कवि हूँ। सोनेट में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कंफर्म नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी या अगले क्लास में बता दूँगी। ठीक है, ये रचना जो है त्रिलोचन की है, संग्रह के उन आत्मपरक सानेटों में मिला है। वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं। जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत व्यक्तित्व के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ अगले पेज पर। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई ऋण जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के खींचों से सिर लटकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौहें उठे या तने तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी वैयक्तिकता से विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का। ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हों
और वहाँ प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो। उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अरण्य निरोधन मात्र नहीं है। यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, रैदास, नानक आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की बाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मक लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उनमें से भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। आगे देखते हैं, प्रगीतात्मक का दूसरा 19वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रामाणिकता करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरणगुप्त जैसे राष्ट्रकवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे। मैथिली शरणगुप्त की एक रचना है भारत भारती 1912 में, ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस गीत की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि से सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। आलोचकों की दृष्टि से सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत तथा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की अवधारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। चूँकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसीलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्मीयदर का दबाव भी। तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संजोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कविता इस प्रकार है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलकें डूबी ही सी थी अब, पर अभी नहीं कोई सुनाता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं न मैं जीवन कण समूह में हूँ, मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। पंक्ति किसकी है? शमशेर। ठीक, आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोर्नो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूँगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी, और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। ठीक है, बच्चन।
हरिवंश राय बच्चन की बात हो रही है यहाँ पे, हालावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक, हालावाद के प्रवर्तक, यहाँ नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इस सांसद की स्थिति से उबरने, सांसद यानी किसी कष्ट में, किसी दुविधा में पड़े रहना, उसी को सांसद कहते हैं, की स्थिति में उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते थे। परिणाम, कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक का प्रगीतात्मक से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जल्दी ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने, यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर्गुहावास या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता कहने कवियों ने अंतर्गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः वही संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही हैं जिनके ब्यौरों में जाने का समय संप्रति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाज़ा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आया। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी ही, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रत्याश्वस्ति जैसा कुछ अवश्य है। संजोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक्स ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमट कर मानसिक जुगाली करने में निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपर कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी नहीं है जिससे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी, याद रखिएगा एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, मुक्तिबोध की है एक साहित्यिक की डायरी में। और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान यानी नामवर सिंह में जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह प्रगीतात्मकता छंद की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शरद बिल्लौरे की तय तो यही था शरद बिल्लौरे की है। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। ये नीचे कुछ प्रश्न है और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसको देख लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिसको भी PDF लेना हो वो ये नंबर एक दे रही हूँ, उस नंबर पे मैसेज करिएगा। उस आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से, और उसी पर PDF प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नंबर है 87
37 81 28 39। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उसी पे जितना मैं पढ़ाती हूँ सारा PDF वहीं पे सेंड किया जाता है। आप लोग ले लीजिएगा और खुद से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, और जो जो महत्वपूर्ण लाइन होगी उस पर ट्रिक कर लीजिएगा और उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, पढ़ाने का तरीका आप मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे उत्साह मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि कहाँ कमी है और कैसे करना है। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि हाँ, एग्ज़ाम पेपर को देखते हुए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ से पूछेगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो क्लास 12 का कक्षा 12 का जो कक्षा 12 की जो पुस्तक है उससे बनने वाले प्रश्नों को लेकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।